going to start our new chapter atoms and molecules of 9th class. ठीक है, परमाणु एवं अणु. ठीक है, तो बेटा इससे पहले वाले चैप्टर में हम सब ने पढ़ा है मैटर के बारे में. व्हाट इज मैटर? ठीक है, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं. आप सभी ने पढ़ा है मैटर के बारे में. Anything which occupies space, possesses mass and can be filled by any one of our sense is known as matter. कि कोई भी चीज जो स्पेस, जो स्थान घेरे, जिसका मास हो, कुछ ना कुछ, जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है, जिसको आप अपनी किसी भी सिक्स सेंस से, किसी भी सेंस से आप उसको फील कर पाओ, वो हमारा क्या है, मैटर. एनीथिंग, ठीक है, इसमें आ गया कोई भी चीज. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, पदार्थ है, सब क्या है, मैटर है. ठीक है, जैसे आप, हम, ये टेबल, बोर्ड, मार्कर, बुक, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, जिस भी चीज को आप अपने सेंस से फील कर सकते हो, वो क्या है, हमारी मैटर है. ठीक है, एक्सेप्ट आवर फीलिंग्स, इमोशंस, लव, ये हमारे क्या है, ये मैटर में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, क्योंकि दे डजंट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, ये कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहे. ठीक है, उसके बाद वी हैव अ साइंटिस्ट महर्षि कन्नड़. महर्षि कन्नड़ एक इंडियन फिलोसफर है हमारे पास. ठीक है, जिन्होंने क्या बोला है, ही पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, कि अगर आप एक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाओ, जैसे हमारे पास ये एक पदार्थ है, इसको आपने बीच में से ब्रेक किया, छोटा हो गया, फिर से और टुकड़े किए और छोटा हो गया, और टुकड़े किए और छोटा हो गया, और टुकड़े किए और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा. ठीक है, नाउ what's the condition, at which condition we are come back. ठीक है, कि we have a very smallest unit which one is indivisible, कि अब हमारे पास एक ऐसी इकाई आ चुकी है जिसको आप और भागों में विभाजित नहीं कर सकते, एंड दैट इज नेम्ड एज एटम. उसको हमने क्या नाम दिया, परमाणु. ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, परमाणु. उसको हमने बोला एटम है हमारे पास. ठीक है बेटा, तो एटम क्लियर है. एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है. परमाणु हर पदार्थ की वह न्यूनतम इकाई होता है जिसको आप और भागों में विभाजित नहीं कर सकते. मीन्स द एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर विच वन इज इनडिविजिबल, विच कांट बी फर्दर ब्रेक इनटू द मोर स्मॉलर पार्ट्स, जिसको आप और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते. तो ये अब हमें समझ आ गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब हम पढ़ेंगे बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशंस के क्या क्या लॉज हैं. कि अगर कोई भी जो तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास तत्व होते हैं. तत्व क्या होते हैं, पदार्थ का वह शुद्ध रूप होते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हैं. परमाणु आपने पढ़ लिया, परमाणु पदार्थ का वह छोटा हिस्सा जिसको आप और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हमारे पास तत्व है, तत्व मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं. ठीक है, कि बहुत सारे तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों ने मिलकर क्या बनाया हमारे पास, यौगिक, कंपाउंड जिसे आप बोलते हो, यौगिक, या हम उसको कह सकते हैं कंपाउंड. ठीक है बेटा, तो यौगिक क्या होते हैं हमारे पास, दो या दो से अधिक, टू और मोर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन व्हेन दे कंबाइंड केमिकली. हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब आप कंपाउंड की डेफिनेशन दोगे, यौगिक की डेफिनेशन आप दोगे, तो आप क्या कहोगे, यौगिक क्या होते हैं. यौगिक हमारे पास क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं जो रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है. ठीक है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स विच आर केमिकली रिएक्टेड, जिनमें केमिकल रिएक्शन हमारे पास हुई है, तो हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई. तो बेटा हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास तत्व है.
ठीक है, तत्वों के बारे में पता चला। तत्व क्या होते हैं? पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ अ मैटर विच वन इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, उसमें आपके आगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, अब हमने बोला जब कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, व्हेन वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, देन व्हिच लॉज मस्ट बी ओबेड बाय दैट केमिकल रिएक्शन, कि वो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस रासायनिक अभिक्रिया में किन किन केमिकल लॉज का, किन किन रासायनिक नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके सिलेबस में बेटा दो लॉ ही है। एक जो आपका फर्स्ट है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो आपका फर्स्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हिंदी में आप इसे कहोगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम ले रहे हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये हमारी है एक रासायनिक अभिक्रिया, एक केमिकल रिएक्शन। ये जो चीज रिएक्ट कर रही है, जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको? रिएक्टेंट। और जो हमारा बनकर आ रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में रिएक्टेंट को कहा जाता है अभिकारक, और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उत्पाद का भी उतना ही द्रव्यमान होगा। इट्स सो इजी ना, कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना है। ना तो आप उसको बढ़ा सकते हो ना आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, आप सब अपने घरों में दही जमाते हो। ठीक है, दही दूध से ही जमता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि दूध आपने 1 किलो लिया है, 1 लीटर है सॉरी आपके पास, और जो दही आपके पास कर्ड फॉर्मेशन हुई है वो 2 लीटर की हो गई? ठीक है, या 1.5 की हो गई? ठीक है, या हाफ लीटर की हो गई? नहीं ना। जितना आप दही लेकर चलते हो हमारी कर्ड फॉर्मेशन, सॉरी जितना आप मिल्क लेकर चलते हो हमारी कर्ड फॉर्मेशन उतनी ही होती है। ठीक है, ना तो वो कम होती है ना वो ज्यादा होती है। एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वो एक हमारा रासायनिक परिवर्तन ही है, दूध से दही बनना, वहां पर भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, नॉट ओनली इन दैट केस, इन एवरी केमिकल रिएक्शन दैट द मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, की जितना आप रिएक्टेंट लेकर चलोगे आपका प्रोडक्ट उतना ही बनकर आएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो, ना तो आप मास को, द्रव्यमान को बढ़ा सकते हो ना द्रव्यमान को घटा सकते हो। जितना आप लोगे वो उतना ही रहेगा। आई बात समझ में हर बच्चे को? चलो वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लॉ पर जाते हैं विच वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है हमारे पास? ठीक है, कि एक निश्चित अनुपात नियम, इसको हम बोलते हैं निश्चित अनुपात नियम। निश्चित अनुपात नियम क्या कहता है हमारे पास? इफ वी हैव एनी कंपाउंड, अगर हमारे पास कोई भी यौगिक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड वी आर टेकिंग हियर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्या एक इसी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? नहीं, वी हैव लॉट्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आप कोल बर्न कर रहे हो, आप चारकोल बर्न कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी और काम कर रहे हो, कोई और भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। वी हैव लॉट्स ऑफ रिएक्शन इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स रिलीज्ड, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है।
ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने का। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अभी हम इनटेक और आउटटेक, ब्रीथ इनटेक आउटटेक जब हम करते हैं उस केस में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रही है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन से बाहर निकल कर आ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। ठीक है, कि आपका इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर रिलीज कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है, प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के मासेस की रेशियो की अगर हम बात करें, कार्बन आपका एलिमेंट सीरीज में कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है बेटा? 6 नंबर पे। हमने आप सभी को बोला था लर्न करने के लिए कि आप सब 20 एलिमेंट्स की सीरीज लर्न करोगे। ठीक है, तो उसमें जो कार्बन की नंबरिंग है वो 6 है हमारे पास बेटा, और ऑक्सीजन की नंबरिंग है 8। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। ठीक है, तो कार्बन का मास नंबर कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, ये सब हर बच्चे को पता होने चाहिए बेटा, तभी कहा गया था कि आप ये चैप्टर तभी कर पाओगे व्हेन यू नो द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, जब आपको उन एलिमेंट्स की सीरीज पता होगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कार्बन का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है? 12, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है हमारे पास? 16। बट हियर वी हैव द 2 ऑक्सीजन। आप ध्यान से देखो, कार्बन तो एक है लेकिन ऑक्सीजन आपके पास यहाँ कितने हैं? 2। This 16 is a mass of a single oxygen। ये एक ऑक्सीजन का मास होता है। 2 का अगर आपको निकालना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 32। तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32। अगर आप इन दोनों की रेशो, इन दोनों का अनुपात आप निकालोगे, देन इट कम्स आउट टू बी 4 3 12, 4 8 32। द रेशियो कम्स आउट टू बी 3:8। जो हमारा अनुपात निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3:8। ठीक है, सो what's the main point here to note down is that the ratio of this mass that remains the same in a carbon dioxide. Whenever we have the formation of the carbon dioxide, the ratio of the mass of carbon and oxygen that remains the same 3:8। कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से बाहर निकल कर आए बेटा, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के मास की रेशो 3:8 ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। दैट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यही हमारा निश्चित अनुपात नियम है। ठीक है, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल H2O। ओके, वी आर टेकिंग हियर वन मोर एग्जांपल H2O। The hydrogen in a periodic table that comes on the first number, हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे आता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ऑक्सीजन का अभी हमने आपको बताया 8 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइड्रोजन का मास कितना आएगा? 2। ऑक्सीजन 1 है तो आप एज इट इज लेकर चलोगे 8। दोनों की रेशियो आप फाइंड आउट करोगे। 2 1 2, sorry, here we have to take the mass. 8 is its atomic number, 16 is its mass number. ठीक है, here we are taking the mass number, so we are taking 16. 2 1 2, 2 8 16, so the ratio comes out to be 1:8. ठीक है, so whenever we have the formation of the water molecule by any means, by in any reaction, the ratio of mass of hydrogen and oxygen that remains the same 1:8. ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बेटा जिसमें हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हर बच्चे को आ रहा है ना समझ में? वेरी गुड। तो आप जब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम अपनी टेक्स्ट बुक में या आपके एग्जाम में आता है, आप जब भी लिखोगे देन यू मस्ट हैव टू राइट 1 or 2 एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं बेटा, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल यू कांट एक्सप्लेन ऑल दिस लॉ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। Very important question of this chapter we are going to discuss here. This one is Dalton's atomic theory.
what we are going to discuss here is the Dalton atomic theory. जॉन डॉल्टन जो साइंटिस्ट थे वो इंग्लैंड में थे, ठीक है, उन्होंने काफी टाइम रिसर्च किया, ठीक है, एंड ही गिव एन वंडरफुल थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी जिन्होंने हमारे पास दी है, ठीक है, विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, जो हम मैटर के बारे में हम सब स्टडी कर रहे थे, उसने उस डिस्कशन को, उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने एक टर्न दिया, एक मोड़ आया हमारे पास जब हमें पता चला एटम के बारे में, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अब तक एटम के बारे में अगर हम आपको बताएं तो साइंटिस्ट को क्या पता चला था, एटम होता क्या है, विच वन इज स्टेटेड बाय द महर्षि कन्नड़, ही स्टेट्स दैट if we divide every matter into the smaller particle, then at last we reaches to a very smallest unit which one is indivisible, जिसको आप वो नहीं विभाजित कर पाए, उसको हमने क्या नाम दिया, एटम, परमाणु, हमने उसको नाम दिया, ठीक है। तो डाल्टन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। डाल्टन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, बेटा ये सभी पोस्टुलेट आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट आपका यही है that the all matter is made up of very teeny particles, very small particles, these are termed as atom। हमने उनको क्या नाम दिया, एटम, परमाणु, कि हर पदार्थ एक छोटी सी इकाई से मिलकर बना है जिसको हमने बोला परमाणु, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या है, that the atoms are indivisible, कि एटम को हम और बाकी छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। एंड वन मोर पॉइंट यू हैव टू नोट हियर इज दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप किसी भी परमाणु की संरचना कर सकते हो और ना ही उसको आप नष्ट कर सकते हो। फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो एटम है आपका वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ एवरी मैटर। हर पदार्थ की न्यूनतम इकाई को हमने परमाणु बोला, ठीक है। सेकेंड है हमारा जो हमने पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, द एटम इज इनडिविजिबल। एटम जो है हमारा वो क्या है, इनडिविजिबल है। एटम को आप और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। एटम इनडिविजिबल है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन neither be created nor be destroyed। ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो किसी भी परमाणु की आप संरचना कर सकते हो और ना ही उसका विनाश कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू मस्ट नो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, दैट द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ठीक है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। एटम ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element must be identical, ठीक है, कि एक तत्व के जो परमाणु होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे हर रूप में, चाहे आप उसका द्रव्यमान देख लो, चाहे क्रमांक देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, if we are talking about the atom of hydrogen element, ठीक है, कि अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम की बात करें, इन दैट वी हैव द एटम्स ऑफ सच टाइप विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन तत्व के परमाणु किस तरह के होंगे, चाहे आप हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु ले लो बेटा, हमेशा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। वो फर्स्ट नंबर पर ही आएंगे, उनका मास हमेशा 1 ही होगा, परमाणु क्रमांक भी 1 होगा और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होगा, चाहे आप हाइड्रोजन का कोई भी परमाणु ले लो, ठीक है। ऐसे ही इफ यू आर टेकिंग द एटम ऑफ ऑक्सीजन
एलिमेंट, अगर आप एक ऑक्सीजन तत्व के परमाणु अगर आप लोगे तो उसमें हमारे पास कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो बेटा आप ऑक्सीजन का कोई भी परमाणु लो, उसकी परमाणु संरचना हमेशा यही रहेगी, उसका परमाणु क्रमांक हमेशा 8 ही रहेगा, द्रव्यमान हमेशा 16 रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। मीन्स द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, कि अगर एक ही एलिमेंट के आप परमाणु लो, चाहे 10 लो चाहे 1000 लो, ठीक है, it doesn't matter how many atoms you are taking here of a same element, but they must be identical। वो सब के सब कैसे होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, I hope that point is clear to all of you। Next, fifth point which we are going to discuss here is atoms of different element, atoms of different element are different। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हमारे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे आपने एक जो एटम लिया है वो हाइड्रोजन का लिया है, एक एटम आपने ऑक्सीजन का लिया है। आर दीज टू आर आइडेंटिकल? नो। ठीक है, इस एटम की अगर हम बात करें, इन दिस वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, एंड इन दैट केस वी हैव द 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, कि ऑक्सीजन के परमाणु की संरचना और हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना दोनों बिल्कुल ही अलग है। इन एवरी रिस्पेक्ट दे आर नॉट आइडेंटिकल। So the next postulate is atoms of the different elements are different in all respect। वो हर तरह से, हर रूप से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है, 6th पॉइंट, when we have the formation of a compound, ठीक है, ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, when we have a formation of a compound, जब हमारे पास एक यौगिक की संरचना होती है, in that case what will happen, we have the fixed number of atoms, the atoms combine in a fixed ratio। For example, I am taking carbon dioxide example and the water molecule carbon monoxide। If carbon and oxygen combines in the ratio of 1:1, then we have the formation of carbon monoxide। If carbon and oxygen combines in the ratio of 1:2, then in that case we have the formation of carbon dioxide। And if we have the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, in that case we have the formation of the water molecule।